आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है संस्कृत प्रतियोगिता में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संधि किसे कहते हैं तथा संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि अच संधि, हल संधि, विशेष संधि, इन विषयों में कैसे कैसे है। जैसे कि संधि क्या है, बोले वर्णों का जो आपस में विकार उत्पन्न होता है या मेल होता है उसी को हम संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होना अर्थात विकृति यानी परिवर्तन होना। तो जैसा आप जानते भी हैं कि जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो उसमें अलग रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए दिख रहा है रमेशः दिनेशः, तो रमा ईश रमेश, इसी तरह से सुरेशः आदि यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद इसके कुछ नियम हैं संधि के लिए अनिवार्य कुछ रूप, जिसे उन्होंने बताया है कि संहिता संज्ञा होना आवश्यक है। संहिता क्या होता है, तो दो वर्णों का जो अत्यंत सन्निकट हो जाना है उसी को हम संहिता कहते हैं। दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षते। ये श्लोक है, यह कहता है कि संहिता जब एक पद में होती है तब उसका क्या स्वरूप होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि संहिता धातु और उपसर्ग में एक पद में निश्चित रूप से होता है, समास में होता है, किंतु वाक्य में संहिता होना न होना ये ऐच्छिक होता है। इन्हीं बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है संहिता के विषय में। तो संहिता के विषय में उदाहरण के लिए देखिए संहिता होता कैसे है, तो दो आपस में जो मेल होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए दिया नायका, पावका, भवनम आदि। तो ज़्यादातर ऐसे उदाहरण पूछे जाते हैं। देखिए नायका में क्या हुआ, नई प्लस अकह, पौ प्लस अकह और भो अनम। यहाँ पर इस तरह से नायका, पावका और भवनम जैसे रूप बनते हैं। इसको और विस्तृत आगे चर्चा हम करेंगे। सामान्य रूप से देख लेते हैं संहिता के क्या नियम होते हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि जब संहिता जब एक पद में होती है तब संहिता होती है। जैसे उदाहरण के लिए नायका यहाँ बताया गया, पावका, भवनम। अब दूसरा नियम है जब संहिता उपसर्ग और धातु में होती है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और धातु। तो उपसर्ग में यानी ऐसा शब्द जहाँ पर उपसर्ग लगा हो, ऐसा शब्द जो धातु से संबंध रखता हो, तो वहाँ पर भी संहिता होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है न्यवशत, नि अवसत न्यवसत। दूसरा उदाहरण है प्ररिच्छति बराबर प्रर्च्छति। इसके बाद संहिता के तीसरे नियम है सामासिक पदों में होती है संहिता। सामासिक पद क्या होते हैं, बोले देवालयः, कृष्णाश्रम, कृष्णास्त्रम। उदाहरण के लिए देखिए दिया है देवस्य आलयः देवालयः, कृष्णस्य अस्त्रम कृष्णास्त्रम। चौथा उदाहरण है संहिता संज्ञा के वाक्य में संहिता होना, यह ऐच्छिक है। देखिए दिया हुआ वाक्य में जो संहिता होता है ये ऐच्छिक है, यानी इच्छा के अनुसार है। इसमें संहिता करना आवश्यक नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है रामः गच्छति वनम, यहाँ पर संधि नहीं हुई है। लेकिन दूसरा एक उदाहरण है जो रामो गच्छति वनम, यहाँ पर संधि कार्य हुआ, क्योंकि जो विसर्ग दिख रहा है वहाँ पर आपके कार्य हुए हैं। संधि विच्छेद क्या होता है, दो वर्णों का संधियुक्त वर्णों को जब हम अलग अलग करते हैं उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। सामान्यतः सभी विद्यार्थी संधि विच्छेद के नियम को जानते हैं। संधि को अलग करना यानी दो संधि युक्त कोई शब्द है उसको अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद है। अब हम आगे देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में देखिए संधि मूल रूप से तीन प्रकार के होती है। स्वर संधि जिसको हम अच संधि कहते हैं। तो अच संधि के क्या नियम है, स्वर संधि के जब दो स्वरों
जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन या विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया है, जैसे इत्यलम कवीन्द्रः नरेशः तवैव। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए इति अलम, तो इति में इकार है और अलम है, यानी दोनों स्वर हैं। दूसरा है कवि इंद्र, कवि में इकार है, इंद्र में ई है, तो दोनों जो है स्वर के उदाहरण हैं। इसी तरह से नर इंद्र नरेंद्र, तव एव तवैव वृद्धि हुआ, तो कहीं पर यण है, कहीं दीर्घ है, कहीं गुण है, कहीं वृद्धि है। तो वृद्धि गुण और यण की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ सामान्यतः हमें ये देखना है कि दोनों स्वरों में आपस में मेल हो रहा है। यही आपका स्वर संधि के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण देखिए आ रहा है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम है कि व्यंजन और स्वर जब मिलेंगे तो व्यंजन संधि होंगे, और व्यंजन व्यंजन मिलेंगे तो भी व्यंजन संधि होंगी। यानी यदि व्यंजन और स्वर का संबंध होता है तो भी व्यंजन संधि के श्रेणी में रखेंगे, और व्यंजन व्यंजन का संबंध होता है तो भी हम व्यंजन संधि में रखेंगे। उदाहरण जब आएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए व्यंजन के बाद, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार या परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए दिया है वागीशः, जगदीशः, तल्लयः, सज्जनः। ऐसे उदाहरण हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। वाक ईशा, देखिए वाक में हलंत है, जगत ईशा जगत में भी हलंत है, तत् लया और सत जना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी चीज़ें दिख रही हैं यानी हलंत वर्ण दिख रही हैं। मैंने पूर्व में नियम में बताया कि पहला वर्ण जो है वो सभी में हल वर्ण है। नियम ये है कि पहला वर्ण यानी जो प्लस के पहले का जो शब्द है उसमें व्यंजन का होना अनिवार्य है। इधर आपका व्यंजन है या नहीं है, दोनों काम चल सकता है, लेकिन इधर व्यंजन होना अनिवार्य है, तभी वहाँ पर व्यंजन संधि के उदाहरण आएंगे। सामान्यतः कंपटीशन आदि प्रतियोगिताओं में ये पूछा जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान देना आवश्यक है कि जो वाक लिखा है और ईशा है तो वाक में हल वर्ण है और इधर ईशा में स्वर है। तो इस तरह से जब हम उसको दोनों जोड़ेंगे तो वागीशः, जगदीशः, तल्लयः आदि शब्द बनेंगे। अब तीसरा विसर्ग के उदाहरण देखते हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण हैं जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ उदाहरण के लिए दिए दिखा है बालको गच्छति, तो यहाँ पर बालका गच्छति भी होता है और नमस्करोति। देखिए दिया है नमस्करोति, नमः करोति, तो यहाँ पर देखिए नमः में विसर्ग दिख रहा है, बालका में विसर्ग दिख रहा है। तो बोले यही विसर्ग को जब कोई कार्य होता है जो स्वरूप परिवर्तन होता है इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। सामान्य रूप से तीनों की चर्चाएं हो गई हैं कि आपके स्वर संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों की सामान्य चर्चा हो गई। अब स्वर संधि के जो प्रमुख भेद होते हैं यानी कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद, तो देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण आता है। पहला सूत्र है अकासवर्णे दीर्घ, अकासवर्णे च परे पूर्वपरयोर दीर्घ एकादेशस्यात्। यहाँ पर आता है कि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में आता है जिसमें 5 वर्ण आते हैं अ, ई, उ, रील, री। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्ण हो जाते हैं, इन्हीं को ही आ, ई, उ, री ये इसका बोध होता है। यानी इसी जो अक प्रत्याहार है इसी को दीर्घ हो जाता है। यहाँ देखिए दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों का ही समावेश यहाँ पर दिया गया है। आ, ई, उ, री,
आ ई उ री ली, ये 5 वर्ण दिया गया है। देखिए आ ई उ री ली दीर्घ मानना चाहिए। अब इसी बात को यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है। यद अद्यापि विद्यार्थी हिमालय आदि, विद्यालय हिमालय आदि, यहाँ पर देखिए दीर्घ हुआ है। अद्यापि विद्यार्थी हिमालय आदि, विद्यालय आदि। दीर्घ होने के लिए क्या क्या आता है देखिए, जैसे उदाहरण, अन्य उदाहरण हैं आप सभी देख रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे शब्द जो पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। देखिए वाचनालय, देवालय, कपीशः, नदीशः, बुनीशः, यहाँ पर दोनों में दीर्घ हुआ है। जैसे वाचन, देखिए यहाँ पर अ है और आलय में आ है। देव प्लस आलय, कपि में ई है फिर ईसा है, नदी में बड़ी ई है फिर ईसा है, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, यानी दोनों के स्थान पर एक आदेश दीर्घ आदेश हुआ है। उसको हम इस तरह से देखते हैं। इसके बाद उकारांत के कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपके हैं बधु उत्सवः, बधु में दीर्घ उकार है फिर उत्सव है, तो दीर्घ और उ बड़ा उ मिल करके वहाँ बधुत्सव बन गया। इसी तरह सुउक्ति, मातृऋणम, पितृऋणम, होतृकार, ऐसे तीन चार उदाहरण हैं। यहाँ पर दीर्घ होते हैं। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ गुण संधि के उदाहरण आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ संधि के कुछ नियम आपको हम बता दें। जैसे ये होता है कि पहला वर्ण ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ ही होंगे। यानी पहला वर्ण अ हो और प्लस के बाद आ हो तो भी बराबर दीर्घ होगा। पहला आ हो और दूसरा अ हो तो भी आपका दीर्घ होगा। इसी तरह से पहला ऊ है और बाद वाला बड़ा ऊ है तो भी आपका दीर्घ होगा, ऊ होगा। इसी तरह से पहला ई बड़ा है बाद में छोटा है तो भी वहाँ दीर्घ ई ही होगा। यानी आ ई ऊ री आदि ये जो वर्ण हैं पहले बड़े हों मतलब दीर्घ हो और बाद में ह्रस्व हो, अथवा पहला ह्रस्व हो बाद में दीर्घ हो, दोनों को मिलाकर दीर्घ ही होते हैं। ये नियम आपको याद रखना चाहिए। चलिए गुण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। इसके बाद गुण संधि के सूत्र हैं आदि गुणा। अवर्ण से यानी अवर्ण हो या आवर्ण से, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अ यू री आदि से, दोनों के स्थान पे क्रमशः ए ओ अर अल आदि हो जाता है। देख लेते हैं। गुण एक आदेश कह रहे हैं, गुण एक आदेश कह रहे हैं। जैसे गुण में, गुण के जो होते हैं, जैसे गुण में आते क्या क्या हैं, आ ई मिल कर के हो जाता है ए। जब आ और प्लस ई मिलता है तो बराबर ए हो जाता है। इसी तरह से आ और प्लस ऊ मिलता है तो गुण हो गए ओ हो जाता है। इसी तरह से उदाहरण देखिए, आप देखेंगे गुण के। जैसे उप इंद्र, हितोपदेश, देखिए उप इंद्र, हितोपदेश, देवर्षि, उप इंद्र, तो उप में आ है और इंद्र में भी ई है, तो अ और ई दोनों मिला करके ए हो गया, तो यहाँ पर ए हो गया, तो यहाँ पर उपेंद्र बन गया। इसी तरह हितोपदेश में हित प्लस उपदेश, तो त में भी अ है, उपदेश में ऊ है, अच प्रत्याहार पर में है, तो इसी को गुण हो गया। यानी अ और ऊ मिल करके गुण हो करके ओ हो गया, तो हितोपदेश हो गया। इसी तरह से देव और ऋषि है तो अ और री मिलाकर वे अर गुण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर अल के भी प्रयोग आते हैं। ए ओ, आ ए ओ और अर अल आदि गुण संज्ञक होते हैं। देखिए गुण के और भी उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। जैसे कि सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र,
सुरेश, सॉरी, सुरेश, सुर प्लस ईसा, तो देखिए र में अ है और ईशा में ई है, तो यहाँ पर गुण हो गया। इसी तरह रमेश महोत्सव, महा उत्सव, गंगा उदया, महा ऋषि, यहाँ पर अर गुण हो गया। इसी तरह सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, तवलकारा, तवल ऋकारा। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी वर्ण दिख रहे हैं, यानी यहाँ जो दिख रहे हैं ये सभी में ए मात्रा जुड़ जा रहा है, नहीं यहाँ से अ और ई मिला दिया गया, यहाँ पर आ है तो ई मिला दिया गया। तो यहाँ पहले मैंने बताया कि गुण में भी ये नियम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब गुण होंगे तो वहाँ पर ए ही होगा। तो इस तरह से आप संधि किसे कहते हैं, संधि के 3 जो प्रकार हैं उसकी भी चर्चा हुई, और मूल रूप से स्वर संधि के जो भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि आदि संधि हैं, इसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और वृद्धि है, इसके बाद अयादि है, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव आदि बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथी मित्रों को भेजें। ये यूपी टेट, टीजीटी आदि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तब तक के लिए रखते हैं, धन्यवाद।